नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजीव गौड़। आज फिर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में आपको बेटा एक बात बताई थी कि वैल्यू ऑफ गुडविल क्यों निकाली जाती है। जब आप किसी चले चलाए बिजनेस को खरीदते हैं या किसी पुरानी पार्टनरशिप में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको अपनी कैपिटल तो लगानी होती है, यानी उसकी वैल्यू तो देनी होती है, प्लस ऊपर से एक एक्स्ट्रा भी अमाउंट देना होता है। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं। तो बेटा वैल्यूएशन गुडविल निकालने का मैंने मेन फॉर्मूला बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो आपको समझ ही गए होंगे कि भाई वो बंदा कहता है जिसकी थी वो रेस्टोरेंट था, वो ये कहता है कि भाई मेरी वजह से आप 4 साल तक बैठे बैठे प्रॉफिट कमाओगे, तो आगे 4 साल का मुझे प्रॉफिट दे दीजिए। 4 साल का मुझे एवरेज जो प्रॉफिट बनेगा वो मेरे को दे दीजिए और मैं आपको ये फर्म दे दूंगा। तो उसको भी फायदा हो गया, वो 4 साल का आगे तक का प्रॉफिट कमा कर घर चला गया और वो फर्म हमारी हो गई रेस्टोरेंट। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें ये बात समझ में आई कि कोई भी पुरानी फर्म अगर आप खरीदते हैं तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, वही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। तो मैंने आपको दो बात बताई, नंबर ऑफ ईयर परचेज वो आपको अब समझ में आ गया। अब अगला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वैसे तो मैंने बताया था कि 4 साल या 5 साल का प्रॉफिट जो दिया होगा उनको जोड़ोगे और जितने साल का, 5 साल का बोला है तो 5 से डिवाइड करोगे, 4 साल का तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़कर 4 से डिवाइड करोगे और जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। इसे मैंने बताया था फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। एफएमपी। ठीक है बेटा, तो अब इस प्रॉफिट के बारे में आप समझेंगे ध्यान से। ठीक, मान लीजिए आपको मैं 4 साल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 2016, 2017, 2018 और 2019। क्लियर है बेटा? सही है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले हम प्रॉफिट लेंगे, जो हमें प्रॉफिट गिवन होंगे चारों साल के। इनमें बेटा कुछ एडजस्टमेंट्स दी होंगी, वो एडजस्टमेंट अगर आप समझ लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान से समझिए। अगली चीज, प्रॉफिट में लेस कर देंगे जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, सॉरी एबनॉर्मल गेन होंगे, उन्हें हम लेस कर देंगे। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे सर ये एबनॉर्मल गेन है क्या? एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं बेटा? ये वो गेन होते हैं जो फर्म को गुड्स को बेचने या सर्विस देने से नहीं हुए हैं, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एबनॉर्मल है, जिनका पता नहीं था, वो बाई चांस हो गए हैं। तो बेटा अब क्या नाम है, वो मैं पुरानी फर्म को खरीद रहा हूं और उसको एवरेज प्रॉफिट में देना है मुझे, तो मैं प्रॉफिट कौन सा लेना चाहूंगा जिसमें बेतुक की चीजें एड और लेस ना हो रही हो। बात समझ आई? क्योंकि बेटा मेरे को एक एक चीज का हिसाब रखना होगा, तो इसको हिसाब रखते हुए मैंने क्या कहा कि भाई कोई भी एबनॉर्मल गेन जो आपके प्रॉफिट में किसी ईयर में जुड़ा हुआ है मैं उसको नहीं दूंगा आपको, क्योंकि बेटा मैं तो फर्म के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट हो रहा है वही दूंगा ना, यानी रेस्टोरेंट में खाने को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ था मुनाफा मैं वही दूंगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मान लीजिए कि 2017 में पुराना फर्नीचर बेचा, उसे बेचने से फर्म को प्रॉफिट हुआ था, तो वो 2017 के प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, तो आपके हिसाब से देना चाहिए? वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेटा वो फर्म से, रेस्टोरेंट से रिलेटेड नहीं है, वो तो एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, इसीलिए उसको हम 2017 में क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। क्लियर हुई बात बच्चों? आई या नहीं आई बात समझ में बेटा? ठीक, इसी प्रकार प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया बेटा। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं और पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिला किसी साल में बेटा, है ना, मान लीजिए 2018 में मिला, तो बेटा वो भी फर्म से रिलेटेड नहीं है, तो उसको भी माइनस करना पड़ेगा। ऐसे ही डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट,
कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पे डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, वो भी तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, फर्म के रिलेटेड नहीं है वो इनकम बेटा, तो उसे भी क्या करना होगा, हमें जिस साल में दिया है माइनस करना होगा। तो यानी क्या सीखा बेटा आप लोगों ने कि कोई भी एबनॉर्मल गेन जुड़ा होगा किसके अंदर, प्रॉफिट के अंदर, तो उसे क्या करना होगा, माइनस, क्योंकि वो फर्म से रिलेटेड नहीं है, वो एबनॉर्मल गेन है। तो याद रखो हमेशा एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल प्रॉफिट लेना होता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज जो नहीं ऐड होनी चाहिए और ना ही लेस होनी चाहिए उन्हें हमें हटाना होगा। एबनॉर्मल गेन जो था वो जुड़ा हुआ था ना, तो हमने उसे क्या कर दिया, लेस करके हटा दिया। क्लियर होगी बात बेटा। ऐसे ही जब वो कहेगा कि भाई जो खरीदने वाला है, जब तुमने एबनॉर्मल गेन थे वो हटा दिए, तो बेचने वाला कहता है कि भाई कोई भी एबनॉर्मल लॉस था जो मैंने घटाया हुआ था वो अब मैं वापिस आपसे लूंगा। जब आपने एबनॉर्मल गेन को हटा रहे हैं तो जो मैंने एबनॉर्मल लॉस वो किए थे, क्या नाम है, मैंने उस लास्ट 4 सालों में मैंने जो उठाए थे एबनॉर्मल लॉसेस, वो भी मैं क्यों उठाऊं, वो ऐड करूंगा फिर मैं बेटा। तो जैसे फॉर एग्जांपल लॉस बाय फायर, आग लगने से मान लीजिए 2017 में कुछ घटा हुआ था, तो बेटा वो घटा जो घटाया हुआ था वो उसने दोबारा जोड़ दिया कि भाई फ्यूचर जब आएगा, हम तो यहां बिजनेस खरीद रहे हैं ना बेटा, तो प्रॉफिट तो आगे के लिए जा रहे हैं कि आगे मेरी वजह से कमाओगे। तो लेकिन ये तो बेटा पीछे जो हुए थे, जो ऐसे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस हुए, वो आगे होंगे या नहीं होंगे ये तो कंफर्म नहीं है ना बेटा, है ना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई पीछे के जो लॉस बाई फायर हुआ था वो पीछे हुआ था, आगे का जो मैं तुम्हें पे करूंगा तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि ये हो। इसीलिए हम इन चीजों को जो एबनॉर्मल गेन थे उनको लेस करके हटा देते हैं, क्योंकि जो पहले हुए थे जरूरी नहीं है कि आगे भी हो, है ना, और हम यहाँ तो आगे का प्रॉफिट ले रहे हैं ना बेटा। इसी प्रकार से कोई भी एबनॉर्मल लॉस है जो पीछे हमने घटा दिया था, अब उनको हम रिवर्स जोड़ देंगे, क्योंकि आगे के हिसाब से कि आगे 4 साल तक मेरी वजह से कमाओगे, तो मैं आगे का प्रॉफिट दे रहा हूं ना बेटा उनको, तो आगे पक्के हैं नहीं, तो इसलिए जो चीजें पुराने में घटी हुई हैं, जिनको नहीं घटना था उन्हें जोड़ दिया, और जो जुड़ी हुई है जिनको नहीं जुड़ना था उन्हें घटा दिया। तो एबनॉर्मल लॉस जो था वो घटा हुआ था, हमने उसे जोड़ दिया, और एबनॉर्मल गेन जो जुड़ा हुआ था उसे हमने घटा दिया। तो देखिए बेटा ऐसी लॉस बाय फायर, उसके अलावा क्या होता है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का हमने प्रीमियम पे किया, एक्सेट्रा। तो इनको हम बेटा क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा, ठीक है। तो आगे होगी मुझे लगता है, क्योंकि हमें फ्यूचर का प्रॉफिट देखना है, और जो हमने पास्ट के ये जो लिए हैं, क्योंकि बिजनेस यहां खरीदा जा रहा है 2019 के बाद, तो ये पुराने प्रॉफिट, क्योंकि पुराने प्रॉफिट की तो एवरेज निकाली जाएगी, आगे का तो पता ही नहीं है, लेकिन पुराने प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी, जैसे अब नॉर्मल गेन, तो बेटा आगे हो या ना हो कंफर्म नहीं है, इसलिए हमने उसको वापस लेस कर दिया। और कोई भी एबनॉर्मल लॉस इन सालों में जो घटा हुआ था, आगे हो या ना हो, इन्हें हमने रिटर्न में ऐड कर दिया। तो ये 2 बातें समझ में आ गई बेटा, ठीक है। अब तीसरी बात पर आते हैं हम। देखो बेटा अब जो बताऊंगा वो थोड़ी दिलचस्प चीजें हैं, इसलिए ध्यान से समझने की है। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप लोगों को इनके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बेटा। अगला, लेस रिम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। भाई कोई पार्टनर है बेटा, उसको सैलरी दी जाएगी आगे से, सही है, आगे से क्या दी जाएगी, अब वो नया पार्टनर जुड़ जाएगा तो आगे से उसको भी क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। नहीं आई बात समझ में बेटा, क्योंकि अब जो आगे पार्टनर बन जाएगा और आगे के प्रॉफिट में उसकी सैलरी घटी हुई होगी, है ना, लेकिन पीछे तो वो था नहीं ना पार्टनर, आगे बात समझ में, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है, पार्टनरशिप के हिसाब से भी देखिए, अगर ये लिखा आएगा तो इसका मतलब है इन 4 साल में तो पार्टनर नहीं था, तो इनमें तो वो घटी हुई नहीं होगी, लेकिन आगे तो घटेगी ना, इसलिए हम रिम्यूनरेशन ऑफ अ पार्टनर अगर दिया हुआ है तो हम उसे 4 सालों में माइनस कर देंगे। समझ में आई बात बेटा। ऐसे ही अगर मैनेजमेंट कॉस्ट दी हुई है, क्या दी हुई है बेटा,
मैनेजमेंट कॉस्ट दी हुई है। ठीक है, तो अगर मैनेजमेंट कॉस्ट हमें दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई फ्यूचर में जब 2 के बदले 3 पार्टनर होंगे तो मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी मैनेज करने की लागत बढ़ जाएगी, तो आगे बढ़ेगी ना, अभी तो नहीं थी ना, तो इसीलिए ये भी रिम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर की तरह क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बात तो समझ में आई बेटा? देखो एक एक चीज ढंग से समझोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज पर आते हैं, 11th में आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था। ट्रेडिंग अकाउंट में यहां क्या आता था बेटा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, है ना, बाय सेल, यहां क्या आता था बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। और जब आप इन्हें माइनस करते थे तो क्या निकलता था, आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था बेटा। बात समझ में आई, क्या निकलता था बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर मैं ओवर वैल्यूड ले लूं, क्या ले लूं बेटा, ओवर वैल्यूड, यानी कि लेना था 10,000, मैंने गलती से 15,000 ले लिया। गलती से कितना ले लिया बेटा, 15,000, तो 5,000 ज्यादा ले लिया ना यहाँ। तो इससे बताइए जब मैंने 5,000 यहाँ ज्यादा लिया है तो इसकी वजह से ये जो प्रॉफिट 5,000 ज्यादा आएगा कम आएगा बेटा, ज्यादा आएगा 5,000। क्यों, क्योंकि मान लीजिए बेटा यहां पर मैं 10,000 लेता तो उतने ही 5,000 रुपए कम घटते, लेकिन 15,000 लेने की वजह से 5,000 ज्यादा जुड़ गए प्रॉफिट में, तो 5,000 से प्रॉफिट ज्यादा हो गया ना बेटा उस साल। तो यानी कि अगर गलती से मैं क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा ले लूं तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा आएगा कम आएगा, ज्यादा आएगा, तो उसे प्लस करना होगा माइनस, माइनस करना होगा क्योंकि 5,000 रुपए ज्यादा जुड़ गए थे। तो अगर मैं लिख दूं बेटा लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड इन 2017, 2017 में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया था हमने, क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ले लिया था, यानी कि इसकी वजह से प्रॉफिट ज्यादा हुआ होगा कम हुआ होगा, प्रॉफिट ज्यादा लिया गया होगा। समझ में आ गई बात भाई? अब प्रॉफिट ज्यादा लिया गया होगा तो बेटा उसे हमें क्या करना होगा, कम, वो कहेगा भाई इसे कम करो, ये गलत लिया हुआ है आपने, तो 2017 में हम इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? ठीक है, उसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। लेकिन एक और बात बता दू बेटा, जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो 2017 का क्लोजिंग स्टॉक होगा, जब हम 2018 बनाएंगे तो 2018 का वो क्या बन जाएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इसीलिए हमें जो हमने घटा दिया था क्लोजिंग स्टॉक 2017 में, अगले साल के लिए वो ओपनिंग स्टॉक हो गया, तो जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उल्टा हो गया ना बेटा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट ज्यादा आता है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो जाता है। तो इसीलिए इसी को हम ओपनिंग स्टॉक मान लेंगे और क्या लिखेंगे, ओवर वैल्यूड इन 2018। ठीक है भाई, प्रॉफिट कम लिया गया। बात समझ में आ गई बात बच्चों, कम लिया गया, तो हम इसे 2018 में प्लस कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? यानी कि आपको सिर्फ एडजस्टमेंट ये दी होगी, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2017 में, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने से 2017 में प्रॉफिट ज्यादा आया था, तो 2017 में हमने प्रॉफिट कम कर दिया। लेकिन अगले साल 2018 में यही ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होने की वजह से 2018 प्रॉफिट कम लिया गया, तो हमने 2018 में प्रॉफिट बढ़ा दिया, यानी 17 में उसी एंट्री से प्रॉफिट घटेगा और 2018 में उसी प्रॉफिट से प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी ये एडजस्टमेंट एक साथ होगी, कोई एक दी होगी आपको क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो उससे आपको वो बनानी पड़ेगी दूसरी। ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात मेरी? हाँ, तो इसी का अपोजिट एक और होता है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन 2017, ज्यादा कम लिया था बेटा, अंडर वैल्यूड का मतलब कम, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी प्रॉफिट कम लिया गया। बात समझ में आ गई बात बच्चों, प्रॉफिट कम लिया गया, तो इसे क्या कर देंगे बेटा, हम उस साल में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, और लेस कर देंगे इसी का ही अगला,
ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 2018 में, तो इसमें प्रॉफिट क्या लिया हो गया होगा, ज्यादा, है ना बच्चों। तो प्रॉफिट ज्यादा लिया गया होगा तो उसे हमने 2018 में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। देखो ये ना इंपॉर्टेंट है ये चार चीजें बेटा। देखो मैंने अभी बताया था कि जब हम बिजनेस खरीद रहे हैं 2019 को एंड में, तो आगे के 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लेकिन आगे तो प्रॉफिट है ही नहीं। प्रॉफिट तो हमें पीछे के पता है 2019 से पहले के, तो उनमें जो एडजस्टमेंट 2017, 18, 16, 19 में हुई होंगी एडजस्टमेंट, जरूरी नहीं है कि वो आगे भी हो, तो ऐसी एडजस्टमेंटों को हटाना पड़ेगा। तो कोई भी एबनॉर्मल गेन जो जुड़ा हुआ था, ठीक है, जो जुड़ना नहीं आगे जरूरी नहीं कि वो जुड़े, तो उसको क्या कर दिया, माइनस। कोई भी एबनॉर्मल लॉस जो घटाया हुआ था, तो आगे जाके पता नहीं घटेगा या नहीं घटेगा, ये तो ना कि पहले आग लगी थी लॉस बाय फायर तो आगे भी लगेगी, नहीं, तो इसका मतलब इसे दोबारा से उल्टा ऐड करना पड़ेगा। कोई भी रिमुनरेशन पार्टनर को पहले नहीं दे रहे थे उस पार्टनर को, क्योंकि वो पार्टनर नहीं बनाता, आगे देना पड़ेगा, तो हमें उस 4 साल में प्रॉफिट उतने से कम हो जाएगा। ऐसे ही आगे मैनेजमेंट कॉस्ट भी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं थी तो इन्हें भी प्रॉफिट में से माइनस किया गया। उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्या बताया था, ओवर वैल्यू ले लिया 2017 में, ज्यादा लिया, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी ज्यादा आया, तो कम कर देंगे 2017 में उस प्रॉफिट को, लेकिन अगले साल के लिए ही क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक हो जाता है, तो इसी वजह से प्रॉफिट कम लिया होगा तो उसे ऐड कर दिया 2018 में। 2019 में फिर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे प्लस कर देंगे, और इसकी वजह से अगले साल ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो उसे माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा, पहले इतना नोट कीजिए, आगे का मैं कंटिन्यू करता हूं आपके लिए बेटा। हाँ तो बेटा अब हम आगे देखते हैं। आगे है प्रॉफिट के लिए, मैंने देखो अभी आपको क्या बताया था, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट का बताया था। आपको मैंने क्या नाम है वो, हमने ज्यादा ओवर वैल्यू ले लिया क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूड लिया, उनसे जो प्रॉफिट पर चेंज होते हैं तो वो क्यों हटाते हैं, क्योंकि बेटा हम ना फ्यूचर 2019 में खरीदी है अगर हमने उसकी फॉर्म, तो हमें तो आगे का प्रॉफिट देना है, तो पीछे कुछ ऐसे प्रॉफिट में कुछ ऐसी चीजें जुड़ी या घटी हुई होंगी जो आगे कंपलसरी नहीं है कि होंगी या नहीं होंगी, तो हम उनको अगर घटी हुई है तो जोड़ देते थे और जुड़ी हुई है तो घटा देते थे। तो वो तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, वो और समझ लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बेटा आगे कहता है परचेज एनी एसेट, हमने बेटा कोई एसेट परचेज की, ठीक है, बट रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गलती से उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, एग्जाम्पल हो गया रिपेयर मान लिया, यानी खर्चा मान लिया। क्या मान लिया बेटा, हमने उसे खर्चा मान लिया। आप कहोगे सर कैसे, मान लीजिए बेटा हमने 2017 में एक मशीनरी खरीदी, तो बेटा मशीनरी खरीदी तो हम 11th में क्या करते थे, बैलेंस शीट में मशीनरी एसेट साइड में लिख देते थे 2 लाख, है ना। लेकिन क्या हुआ, गलती से मैंने उसे रिपेयर का खर्चा मान लिया, तो जब मैंने रिपेयर का खर्चा माना होगा तो मैंने मशीनरी को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया होगा, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रिपेयर यहां दिखा दिया होगा, एक्सपेंस साइड में 2 लाख रुपए, यानी प्रॉफिट में से मैंने 2 लाख रुपए घटा दिए होंगे जो कि नहीं घटने चाहिए थे क्योंकि हमने कोई एसेट परचेज की थी तो वो एक्सपेंस नहीं होता, लेकिन गलती से हमने एक्सपेंस मान के उसे रिपेयर मान के घटा दिया होगा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा तो 2017 में जो हमने रिपेयर घटा दिया था उसे हम वापस क्या करेंगे, प्लस करना पड़ेगा उस साल के प्रॉफिट में बेटा। क्यों प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि वो गलती से घटा दिया था और आगे नहीं घटना, ठीक है बेटा, तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन जब हमने उसे क्या नहीं माना, मशीनरी नहीं माना, तो इसका मतलब हमने उसमें से क्या नहीं घटाया होगा, मशीनरी पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। जब हमने उसे एसेट्स माना ही नहीं है तो हमने क्या नहीं घटाया होगा, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया होगा। क्लियर है, यानी दो गलतियां हुई, पहली जो हमने प्रॉफिट में से रिपेयर घटा दिया उसे तो प्लस करना पड़ेगा, क्लियर है, और मशीनरी नहीं माना था इसलिए हमने 2 साल उस पर क्या नहीं घटाया था, डेप्रिसिएशन नहीं घटाया था, तो 2 साल का डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा। तो मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर है परचेज अ मशीनरी, हमने बेटा एक मशीनरी खरीदी थी 4 रुपीज 2 लाख की ऑन 1 अक्टूबर 2017। तो बेटा एक बात सुनिए, ये जो 2017 1 अक्टूबर में खरीदी है तो वो 31 मार्च 2017 में आनी चाहिए 2018 में,
बेटा 2018 में, क्योंकि 31 मार्च 2017 के बाद 1 अक्टूबर आता है, यानी यहाँ पर 1 अक्टूबर हुआ है, तो बाद में खरीदिए, तो ये प्रॉफिट किस पे पंगा आया हुआ होगा इसका, 2018 में आया होगा। बच्चे यहाँ 2017 देख के 2017 में लिख देते हैं, नहीं बेटा 1 अक्टूबर 2017 इसके बाद है, तो उसका इफेक्ट 2018 पर पड़ेगा। तो यानी कि हमने एक मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की 1 अक्टूबर 2017 को, रॉन्गली ट्रीटेड एज रिपेयर, और हमने उसे गलती से रिपेयर एक्सपेंस मान लिया था, जबकि डेप्रिसिएशन लगना था 10% पर एनम बाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, हर साल वैल्यू घट के जो डेप्रिसिएशन लगता है ये लगना था। तो क्या गलती हुई बेटा आपसे, आपने 2018 में 2 लाख गलती से रिपेयर एक्सपेंस मान लिया था, तो वो घटा दिया होगा प्रॉफिट में से, तो 2018 में उस 2 लाख को आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, यानी कि आप, मैं यहाँ पूरे तरीके लिख देता हूं, आप रिपेयर एक्सपेंस जो था 2 लाख, वो 2018 में जो घटा दिया था वो प्लस कर दोगे। क्लियर है, लेकिन 2 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगा, डेप्रिसिएशन 2018 को नहीं लगा और डेप्रिसिएशन 2019 को नहीं लगा, वो आपको घटाना पड़ेगा। यानी रिपेयर तो आप ऐड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन दोनों क्या कर देंगे बेटा, लेस कर देंगे, क्योंकि आपने नहीं लगाए थे, क्योंकि एसेट को गलती से रिपेयर मान लिया था। तो डेप्रिसिएशन मेरे को निकालना बताइए, तो 2 लाख का 10%, 1 अक्टूबर को खरीदी थी तो 6 महीने का यानी कि 10,000, तो इस साल 10,000 माइनस होगा। क्लियर है, लेकिन जब मैं दूसरे साल लगाऊंगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो मैं 1,90,000 पर लगाऊंगा, 2 लाख में से 10,000 घटाकर जो आएगा उसका 10% और पूरे साल का लगेगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा साल ही बनता है, तो 19,000 में यहाँ घटा दूंगा। तो मेरी बात समझ में आई बच्चों, क्योंकि देखो क्या हुआ था, कोई एसेट्स खरीदी लेकिन गलती से मैंने उसको रिपेयर मान लिया, तो गलती से मैंने प्रॉफिट घटा दिया होगा, तो वो प्रॉफिट रिटर्न में मैं रिपेयर से जोड़ दूंगा, लेकिन 2 साल उन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा तो मैं उन्हें माइनस कर दूंगा। क्लियर है, इसी के बाद इसी की अपोजिट एंट्री भी हो जाती है बेटा, कि रिपेयर मेड, हमने कोई रिपेयर मेड की थी, रॉन्गली ट्रीटेड एज एसेट, और हमने उसको क्या मान लिया, एसेट्स, एंड चार्ज डेप्रिसिएशन, और उस पर क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन। तो ये उल्टा हो गया ना बेटा, तो इसमें क्या किया होगा, यानी कि जो हमें रिपेयर था लेना था, गलती से हमने डेप्रिसिएशन मान लिया, तो उल्टा है बिल्कुल, जो रिपेयर हमने गलती से जोड़ना घटाना था वो हमने नहीं घटाया, क्योंकि हमने उसे एसेट मान लिया था। तो अब हम रिपेयर को क्या कर देंगे, माइनस, रिपेयर उस साल माइनस हो जाएगा, जबकि जो डेप्रिसिएशन हमने लगा दिए थे, ठीक है, वो जो डेप्रिसिएशन है वो दोनों ईयर के या 3 ईयर जितने भी ईयर दे रखे होंगे उन्हें हम रिटर्न प्लस कर देंगे। बात समझ में, बिल्कुल इसकी अपोजिट एडजस्टमेंट है। तो बेटा एक आध और एंट्री होगी, लेकिन मेन यही एंट्री थी। ये जो एंट्रीज हैं जो मैंने बताई है, जो प्रॉफिट में जो एड लेस हो गई थी, आपको लिख के देगा, आपको इसी तरीके ट्रीट करके जो बाद में प्रॉफिट आएगा इन सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद उनका आप एवरेज निकालोगे। जैसे 4 साल लिया है मैंने, तो 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही होगा कि भाई मेरी वजह से आप इतने साल तक कमाओगे, तो उससे आप इस एवरेज प्रॉफिट जो आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी। वैसे इसके 4 मेथड है। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड था, वो यही है जो मैंने सिखाया है, तो अगली क्लास में हम उसके क्वेश्चन करेंगे बेटा। और याद रखना बेटा, क्वेश्चन करने के साथ साथ आप अपने पास बुक रखेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं बुक से आपको क्वेश्चन बताता चलूंगा या आंसर लिखवाता चलूंगा, आप उसे मैच करते रहना और समझते रहना, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और ये बेस है पार्टनरशिप का बेटा। फंडामेंटल जिसने नहीं भी किया है, कि बच्चे सोचे सर फंडामेंटल तो हमने किया नहीं है, पार्टनरशिप का तो ये हमें समझ में नहीं आएंगे, बिल्कुल अलग है। इन चैप्टर्स का जो आगे के चैप्टर्स है पार्टनरशिप के, वो फंडामेंटल से बिल्कुल अलग है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बेटा ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का अगर आपको सब कुछ ये चार्ट पता चल चुका है, हर चीज अच्छी पता चल चुकी है, तो आप ये चैप्टर आसानी से कर सकेंगे। तो प्लीज मैं कहूंगा कि इसको अच्छी तरीके कीजिए, जो भी डाउट हो मेरे से आप पूछ सकते हैं फोन करके। ठीक है बेटा, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।